हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार का कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का पूरा जो आधुनिक इतिहास वाला हिस्सा है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वीडियो मैक्सिमम आपका 90 to 100 मिनट्स का होगा, ठीक है। यानी 90 to 100 मिनट्स के मात्र एक वीडियो को देखने से अगर आपका बिहार का कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता हो तो अगर कोई भी समझदार बच्चा होगा तो वो इस वीडियो को 100% देखेगा और इसके आधार पर अपनी बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन को मजबूत कर लेगा, क्योंकि अपकमिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब 4 आए, 5 आए, 7 आए बट क्वेश्चंस यहाँ से आना ये बात फिक्स है। तो इस 100 मिनट को, अपने लाइफ के 100 मिनट को इस वीडियो को देख करके आप अपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार इस पार्ट को पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आइए, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों के पास कुछ सोर्सेस होने चाहिए, जिस सोर्सेस के आधार पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं कि इन सोर्सेज के आधार पर हम लोग समझेंगे। जो हिस्टोरियंस हैं वो बेसिकली इन सोर्सेज को यूज करके हमारे लिए तो क्या बना देते हैं, बुक बना देते हैं। और मैं आपके लिए क्या बना देता हूँ, एक मस्त सा वन शॉट लेक्चर बना देता हूँ। तो खैर देखिए, हिस्टोरियंस के लिए जो हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं मॉडर्न बिहार को स्टडी करने के लिए, तो उसमें है भाई जो डिफरेंट रूलर्स के जो रूल रहे हैं, तो रूलिंग पीरियड रहा है, उनके टाइम में जो रिवॉल्ट हुआ है, रिलीजियस या सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, राइटर्स या पोएट्स के जो बुक्स हैं, कविताएं हैं, जो भी आंदोलनकारी हैं उनकी जीवनी वगैरह, ठीक है। पॉलिटिकल इवेंट्स जैसे कि गांधी जी का आंदोलन, ठीक है, 1857 का रिबेलियन, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी लिखा गया है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति में हम लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कैसे उनके का एग्जीक्यूशन किया जाता है, अनुशीलन कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाता है बिहार में चुन पांडे के द्वारा, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ग्रेट मैन जो हैं, महापुरुष लोग जो हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को हम लोग जानेंगे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, पीर अली, मौलाना मजरुल हक, फिर अनुग्रह नारायण सिंह, हसन इमाम, सत्येंद्र सिंह, मोहम्मद यूनुस और डॉक्टर कृष्णा सिंह। इन लोगों की हम लोग जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर वगैरह की जो कविताएं हैं, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के कवि थे, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन इत्यादि की रचनाओं को भी हम लोग एज ए हिस्टोरिकल सोर्स देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस आपको ऊपर ऊपर से जानना है। चलिए, फिर फाउंडर ऑफ सिखिज्म जो बाबा गुरु नानक देव जी रहे हैं, ठीक है, वो बिहार कई बार विजिट किए, ठीक है। बिहार कई बार विजिट किए, जैसे राजगीर गए, वो पटना गए, मुंगेर गए, भागलपुर गए, कहलगांव गए, ठीक है। यहाँ तक कि गुरु तेग बहादुर जी भी कहाँ गए थे, पटना गए थे। और फिर वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी यानी कि सिख धर्म के 10वें जो गुरु हैं उनका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग एज ए रिसोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पर देखते हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार के बारे में देखें दोस्तों, तो मॉडर्न बिहार का इतिहास शुरू होता है लगभग 1707 AD से, ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद प्रिंस जो अजीम शान है वो बन जाता है बिहार का किंग, ठीक है। प्रिंस अजीम शान बोलते हैं या इसको अजीम ऊ शान भी बोलते हैं। प्रिंस अजीम था ये, बट रूल करने के लिए लोग नाम थोड़ा सा बदल लेते हैं अपना, तो इसने अपना नाम कर लिया अजीम शान। तो प्रिंस अजीम शान जो है वो बिहार का किंग बन जाता है। फिर फारूक सियार जो है दोस्तों, जो दिल्ली का किंग रहता है 1712 से 1719 के बीच में, ठीक है। उसके दौरान बिहार में 4 गवर्नर्स बदले जाते हैं, ठीक है। नाजिम जो है, वो बिहार का नवाब बन जाता है 1932 में। नाजिम बन जाता है बिहार का नवाब इन 1932। फिर देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जानते हैं हम लोग। तो ये 9th गुरु थे। ही केम टू पटना, वो पटना आते हैं और वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ गुजरी देवी को भाई
कृपाल चंद के पैट्रोनेज में छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको आसाम जाना रहता है रिलेटेड टू सम वर्क ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के किसी काम से उनको आसाम जाना रहता है। और वहीं पटना में, ठीक है, पटना में देखिए 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है पटना में, और उस जगह को हम लोग बोलते हैं गुरुद्वारा पटना साहिब, गुरुद्वारा पटना साहिब, ठीक है। तो सिख धर्म का बहुत ही यूनिक कनेक्शन है बिहार के साथ में, ये बात आप लोगों को नहीं भूलनी है। अब देखिए ब्रिटिश टाइम पीरियड में मॉडर्न बिहार किस तरह से शेप लेता है। तो 1752 ईस्वी में दोस्तों नवाब ऑफ बंगाल रहता है अलीवर्दी खान। 1752 ईस्वी में नवाब ऑफ बंगाल जो अलीवर्दी खान रहता है वो क्या करता है, अपने ग्रैंड सन यानी कि सिराजुद्दौला को अपना सक्सेसर नियुक्त कर देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 1752 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान अपने पोते को, बेटे को नहीं पोते को यानी कि सिराजुद्दौला को अपना सक्सेसर नियुक्त कर देता है। और फिर 1756 ईस्वी में ये जो सिराजुद्दौला है वो नवाब बन जाता है, ठीक है। तो 1700 क्योंकि इसको ऑलरेडी सक्सेसर तो नियुक्त कर ही दिया गया था, तो जैसे ही अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बन जाते हैं 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद फिर सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ होती है, जिसमें से कि बैटल ऑफ प्लासी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला है उनको हरा दिया जाता है, ठीक है। इन्हीं के जो क्या कह लीजिए कि सेनापति मीर जाफ़र ये क्या करते हैं, गद्दारी कर देते हैं, और भी कुछ अन्य लोग भी गद्दारी कर देते हैं। तो इन गद्दारियों के कारण से जो है सिराजुद्दौला हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो चूंकि मीर जाफ़र जो है वो सिराजुद्दौला को हराने में अंग्रेजों की मदद करते हैं, तो मीर जाफ़र को ही बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी के ख़त्म होने के बाद मीर जाफ़र को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब, ठीक है। अब देखिए जब मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है दोस्तों, तो उनका जो पुत्र रहता है मीरान, ठीक है, मीर जाफ़र का बेटा मीरान जो है वो बिहार का नवाब बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बिहार का डेप्यूटी नवाब बन जाता है मीरान, ठीक है ना। मीर जाफ़र है नवाब ऑफ बंगाल और मीर जाफ़र का बेटा जो मीरान है वो डेप्यूटी नवाब ऑफ बिहार है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ करके 1760 एडी में आते हैं। तो 1760 एडी तक अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफ़र को उसके पोस्ट से हटा देते हैं और मीर कासिम को गवर्नर ऑफ बंगाल बना देते हैं, ठीक है। मीर कासिम एक काम ये करता है कि अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में था वहाँ से ले जाता है मुंगेर में, जो कि आज के बिहार में है। माफ करिएगा दोस्तों। तो मीर कासिम जो है कैपिटल को ले जाता है मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार। अब देखिए दोस्तों मीर कासिम को ये समझ में आ जाता है कि ये अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे इनके जो नवाबी है मतलब बंगाल या बिहार जो भी उनका राज है उसको धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है दस्तक के जरिए ये लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो दस्तक के जरिए ट्रेड करने का मतलब क्या है कि इनको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था कोई भी टैक्स वगैरह इनको नहीं देना पड़ता था, जिससे इनकी ट्रेजरी को काफ़ी नुकसान होता था। तो कोई भी नवाब ये चाहेगा नहीं, भले ही क्यों ना अंग्रेज़ों से फेवर लेकर के ही वो नवाब बना हो, बट वो ये नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा ट्रेडिंग कंपनी उनको 0 रुपया टैक्स दे, ठीक है। तो इसी तरह से इनके बीच अनबन होती है और मीर कासिम भाग जाता है वहाँ से। मीर कासिम वहाँ से भाग कर जाता है। नवाब शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब रहते हैं, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्पेरर शाह आलम, ठीक है। तो मुग़ल एम्पेरर शाह आलम द्वितीय, नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम ये तीनों मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ते हैं चौसा में, आज के चौसा में, जिसको कि बक्सर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इनको हरा दिया जाता है बाई सर हेक्टर मुनरो, ठीक है ना। यानी कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की कंबाइंड आर्मी को इंग्लिश आर्मी जो है वो डिफीट कर देती है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को इनको डिफीट कर दिया जाता है चौसा बक्सर में। तो अब देखिए इसके बाद अब ये लोग तो हार गए हैं, तो शाह आलम द्वितीय जो है उनसे जो अंग्रेज जो है
वो रेवेन्यू राइट्स ले लेते हैं बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का, यानी दीवानी जो राइट्स है वो किसको मिल जाता है दोस्तों, ब्रिटिश को। ठीक है, और इसके बाद जो है ये आपको एक इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि राजवल्लभ जो है उसको डेप्यूटी प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाता है बिहार का 1761 AD में, बैटल ऑफ प्लासी के बाद। खैर, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद देखिए दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा इज गिवन टू ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश को जो है आपका रेवेन्यू राइट्स मिल जाता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का 1764 ईस्वी के बाद। जैसे ही उनको ये दीवानी राइट्स मिलता है तो शुरू होता है बिहार में ड्यूप्लेक्स सिस्टम। ठीक है, ड्यूप्लेक्स सिस्टम शुरू होता है दोस्तों बिहार में, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाले का नाम है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है ना, लॉर्ड क्लाइव 1765 AD में क्या इंट्रोड्यूस करता है वहाँ पर, ड्यूप्लेक्स सिस्टम। ठीक है ना, ड्यूप्लेक्स सिस्टम का अर्थ सिंपल आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर दो तरीके के लोग होंगे, एक तो रेवेन्यू कंट्रोल करने वाले और एक एडमिनिस्ट्रेशन वाले। तो रेवेन्यू तो किसके पास आएगा दोस्तों, ब्रिटिशर्स के पास आएगा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, नकली चेहरों का इस्तेमाल करें। नकली चेहरों का मतलब क्या है कि वहीं के किसी आदमी को नवाब, उपनवाब वगैरह बना करके एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी उनको दिया हुआ रहेगा। हालांकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसे बहुत कम से कम मिलेंगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, चूंकि रेवेन्यू तो पूरा का पूरा अंग्रेज दबाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो खराब होगी। ठीक है, तो लोगों को गुस्सा आएगा किससे, लोगों को गुस्सा आएगा अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स पर। तो 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटर से पूरी तरीके से ऊब चुके होंगे ये वहाँ के लोकल लोग, तो फिर ये ब्रिटिश लोग क्या करेंगे कि वहाँ के लोकल जो भी छोटे मोटे नकली फेसेस भी बनाए हुए हैं, नकली चेहरे, उनको भी हटा देंगे, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यही सिस्टम है दोस्तों ड्यूप्लेक्स सिस्टम ऑफ बिहार, इसको इंट्रोड्यूस करता है लॉर्ड क्लाइव। आइए, तो इसके तहत दोस्तों मिर्जा मोहम्मद काजिम खान को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। ये मिर्जा मोहम्मद काजिम खान मीर जाफर का भाई रहता है। ठीक है, तो बिहार का इसको क्या बना दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। और धीरज नारायण जो कि राजा राम नारायण का भाई है। ठीक है ना, धीरज नारायण राजा राम नारायण का भाई है, उसको डेप्यूटी असिस्टेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गया मिर्जा मोहम्मद काजिम खान और डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया धीरज नारायण। ठीक है, ड्यूप्लेक्स सिस्टम के अंतर्गत। अब देखिए, फिर कुछ ही महीनों के बाद में धीरज नारायण को बना दिया जाता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर बाय रिमूविंग काजिम खान। तो सबसे पहले काजिम खान एडमिनिस्ट्रेटर रहता है और धीरज नारायण रहता है आपका डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर। बट कुछ ही महीनों के बाद धीरज नारायण को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है काजिम खान को रिमूव करके। अंग्रेज लोग ये सब करते रहते थे। ठीक है, अब देखिए 1766 ईस्वी में दोस्तों बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करने के लिए एक 3 मेंबर की काउंसिल बनाई जाती है। एक 3 मेंबर काउंसिल बनाई जाती है और इस 3 मेंबर काउंसिल में 3 लोग होते हैं। एक होता है धीरज नारायण, एक होता है शिताब राय और एक होता है मिडलटन। शिताब राय दोस्तों वहाँ का दीवान है, ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो धीरज नारायण क्या है, बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, शिताब राय दीवान है और मिडलटन एक अंग्रेज ऑफिसर है। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करने के लिए 3 मेंबर काउंसिल बनाई जाती है, धीरज नारायण, शिताब राय और मिडलटन की, जिसमें से कि शिताब राय क्या कौन है, दीवान है। ठीक है, अब डुप्लेक्स सिस्टम वहाँ पर रहता है दोस्तों बिहार बंगाल में 1765 से लेकर के 1772 AD तक, और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको बाद में 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया जाता है। क्लाइव जो है अपना ब्रिटेन चला जाता है 1767 ईस्वी में। और जो पीपल ऑफ बिहार हैं दोस्तों वो दुख में एकदम कराहने लगते हैं, मोर्निंग, ठीक है ना, कराहने लगते हैं दर्द में, क्योंकि क्या होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही गंदा हो जाता है। ठीक है, ये लोग कुछ भी खर्च नहीं करते हैं लोगों के लिए। ठीक है, पूरा का पूरा पैसा बस उनसे चूसा जाता है। फिर वेर्सलेट नाम का एक शख्स है जो कि लॉर्ड क्लाइव को क्या करता है, सक्सीड करता है। ठीक है, और 1769 और 70 में बिहार में बहुत ही दर्दनाक एक अकाल देखने को मिलता है, टेरिबल फेमाइन इन बिहार इन 1769 एंड 1770। ठीक है, तो देखिए इन्हीं सारे सिचुएशंस को देखते हुए 1770 AD में दोस्तों रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, 1770 AD में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना को फॉर्म किया जाता है और इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जॉर्ज वैंसी टाट।
जॉर्ज वेंसी टाट। 1770 एडी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना फॉर्म किया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जॉर्ज वेंसी टाट। ठीक है, और उनके बाद जॉर्ज वेंसी टाट के बाद काफ़ी लोग इस पोस्ट पर रहते हैं, मतलब उनके सक्सेसर के रूप में, जैसे थॉमस लेन, फिलिप मिलनर, ईस्ट सेज, इवान, ये लोग इस पोस्ट पर आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। 1781 एडी में दोस्तों ये रेवेन्यू काउंसिल जो है ऑफ पटना उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, और उसके जगह पर एक पोजीशन क्रिएट किया जाता है, पोजीशन ऑफ रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार। तो पहले रेवेन्यू काउंसिल था, तो काउंसिल में जैसे एक से अधिक लोग हो सकते हैं जैसे कि, और उसके जगह पर क्या बनाया जाता है, रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार का पोस्ट क्रिएट किया जाता है। और रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार होते हैं सबसे पहले विलियम मैक्सवेल। तो सबसे पहले रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार होते हैं विलियम मैक्सवेल। ठीक है, 1781 एडी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार को एबॉलिश करके रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार का पोस्ट क्रिएट किया जाता है, और विलियम मैक्सवेल होते हैं पहले रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, और इसको मैं एकदम फिल्टर आउट करके आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ, आपको इसमें से कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अब देखिए 28 अगस्त 1771 ईस्वी को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो लोग ड्यूप्लेक्स सिस्टम को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है गवर्नर ऑफ बंगाल आपका 1772 ईस्वी से। ठीक है, अब विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में दोस्तों शिताब राय को करप्शन के लिए चार्ज किया जाता है, उस पर मुकदमा भी चलाया जाता है, हालांकि वो बाइज्जत बरी होते हैं, मुकदमे में वो बाइज्जत बरी होते हैं, एक्विटेड विथ ऑनर। और उनकी मृत्यु के बाद, यानी शिताब राय की मृत्यु के बाद शिताब राय कौन थे, वहाँ के दीवान थे, है ना, याद रखिएगा, ये सब प्रोमिनेंट नेम है। तो शिताब राय की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के पुत्र कल्याण सिंह को दीवान के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में शिताब राय पर करप्शन का मुकदमा चला जाता है, फिर वो बाइज्जत बरी होते हैं, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कल्याण सिंह को दीवान अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, माफ करिएगा दोस्तों। अब देखिए 1783 एडी 1783 एडी में फिर से बिहार में एक फेमाइन आती है दोस्तों। ठीक है, तो फेमाइन का जो कॉज है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉन शोर को अपॉइंट किया जाता है, ये बाद में भारत के गवर्नर जनरल भी बनेंगे। ठीक है ना, तो उसमें पानी पी लेता हूँ। अब देखिए, तो जॉन शोर को अपॉइंट किया जाता है इस फेमाइन के कॉज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो फिर जॉन शोर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि एक ग्रेनरी यानी अनाज का भंडारण का सुविधा वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराया जाए, और इसीलिए जो पटना में गोल घर बनवाया जाता है दोस्तों 1784 एडी में। तो गोल घर किसके रिकमेंडेशन पर बना है, जॉन शोर के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में जगन्नाथ देव का जो रिबेलियन है उसको भी सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो जगन्नाथ देव का रिबेलियन किसके टाइम में सप्रेस किया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। और वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, राजमहल, खड़गपुर, भागलपुर, इन सभी जगह को एकदम मिलिट्री छावनी में, ठीक है, सैन्य छावनी में उसको तब्दील कर देते हैं रिबेलियन को दबाने के लिए। 1790 एडी में दोस्तों पटना के पहले मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। पटना के पहले मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड इन द 1790 एडी। इसको भी आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड बिकेम पटनाज फर्स्ट मजिस्ट्रेट इन 1790 एडी। अब आइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल रिबेलियंस एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स इन बिहार। ठीक है, मान लीजिए जो आदिवासी लोगों का जो आंदोलन है और जो सिविल रिबेलियंस है जो बिहार में हुए थे इन अंग्रेजी शासन के दौरान में,
उसको हमें जानना है। तो सबसे पहले तो क्या जानना है आपको, देखिए रिवॉल्ट का नेम और ईयर, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई कॉज है तो उसको जानना है। उसके बाद अगर उसका कोई लीडर है, अगर बताता हूँ मैं तो उसको जानना है, नहीं बताता हूँ तो छोड़ दीजिए, बात अलग है, ठीक है। तो नेम जानना है, ईयर जानना है, ठीक है, उसका कोई कॉज है तो वो जानना है, और लीडर का नाम जानना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नोनिया रिवॉल्ट दोस्तों। तो नोनिया एक जाति है बिहार में, और ये नोनिया लोग वहाँ से सॉल्ट पीटर, ठीक है, सॉल्ट पीटर कलेक्ट करते थे। कहाँ कहाँ से, ध्यान रखिएगा, हाजीपुर से, तिरहुत से, सारण से और पूर्णिया से। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया से नोनिया लोग सॉल्ट पीटर कलेक्ट करते थे। ये आपका गन पाउडर बनाने में काम आता है दोस्तों। तो अंग्रेजों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी था। तो जो मध्यस्थ लोग होते थे ना, ठीक है, मीडिएटर्स जो होते हैं, वो लोग इनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। नोनिया से खरीदते थे एकदम कम प्राइस में और उसको फिर हाई प्राइस में बेच देते थे, यानी कि पूरा प्रॉफिट यही लोग रख लेते थे। और इसी के खिलाफ ये नोनिया रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। नोनिया रिवॉल्ट 1770 से 1800 एडी किस किस क्षेत्र में, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया के क्षेत्र में। आइए दोस्तों वहाबी मूवमेंट इन बिहार को देखते हैं। तो वहाबी मूवमेंट का टाइम पीरियड है 1820 से 1870 एडी। अगर पूछा जाता है कि पूरा टाइम पीरियड क्या है तो 1820 से 1870। पूछा जाता है कि कब स्टार्ट हुआ तो 1820 में स्टार्ट हुआ। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो वहाबी कौन लोग थे दोस्तों? तो अब्दुल वहाब, जो कि अरबिया के नज़द क्षेत्र का था, अरबिया के नज़द क्षेत्र से एक अब्दुल वहाब नाम का लीडर था, उसके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हीं को वहाबी बोला जाता है, ठीक है। अच्छी बात है। इंडिया में जो वहाबी मूवमेंट के जो फादर हैं वो हैं सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से थे, रायबरेली उत्तर प्रदेश से थे सैयद अहमद बरेलवी। ही इज़ द फादर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। तो कहने का इनका सिंपल मतलब है दोस्तों कि जो रूल होना चाहिए, शासन होना चाहिए, वो मुस्लिम लोगों का होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ब्रिटिश शासन है तो फिर वो क्या हो गया, इनके सिद्धांत के अगेंस्ट हो गया, तो इसीलिए वो लोग ब्रिटिश सर से खिलाफ लड़ते थे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सैयद अहमद बरेलवी जो है दोस्तों, वो क्या करते हैं, मोहम्मद हुसैन को अपना मेन रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं पटना में, ठीक है ना। सैयद अहमद बरेलवी अपॉइंट्स मोहम्मद हुसैन एज हिज मेन रिप्रेजेंटेटिव इन पटना। एकदम ये सब नेम आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ देगा कि दिस नेम इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट इन बिहार, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है वहाबी मूवमेंट, ठीक है। तो खैर वो मोहम्मद हुसैन को अपॉइंट कर देते हैं पटना में अपना मेन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और 1821 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी जो है 4 खलीफा नियुक्त करते हैं बिहार में। ध्यान रखिए, सैयद अहमद अपने 4 खलीफा नियुक्त करते हैं 1821 ईस्वी में। इसमें से एक नाम है मोहम्मद हुसैन, फिर एक नाम है विलायत अली, एक नाम है इनायत अली और एक नाम है फरहात अली। तो मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, इनायत अली और फरहात अली। मोहम्मद हुसैन को ही वो अपना मेन रिप्रेजेंटेटिव भी बना चुके हैं पहले पटना में, और बाद में वो एक खलीफा भी हैं। उनके अलावा विलायत अली हैं, इनायत अली हैं और फरहात अली हैं। प्लीज़ रिमेंबर ऑल द नेम्स। अच्छा देखिए, इसी से रिलेटेड एक और आंदोलन है 1828 से 1868 एडी में चला, जिसको बोलते हैं फर्राजी मूवमेंट, ठीक है ना। तो फर्राजी मूवमेंट चला बंगाल में, ठीक है ना, बस नाम याद रख लीजिए, फर्राजी मूवमेंट इन बंगाल। टाइम पीरियड 1828 से 1868 और लीडर हैं इसके हाजी शैतियातुल्ला, हाजी शैतियातुल्ला, ठीक है। 1828 से 1868 के बीच में फर्राजी मूवमेंट कहाँ चला, बंगाल में चला। लीडर कौन थे, हाजी शैतियातुल्ला, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान में रखना है। फिर देखिए विलायत अली जो हैं, ऊपर 4 खलीफा बनाए गए थे ना, उन्हीं में से एक विलायत अली ब्रिटिश रूल को अपोज करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन में, ठीक है ना। फिर सैयद अहमद की डेथ हो जाती है दोस्तों 1831 एडी में, जबकि वो सिखों के खिलाफ कैंपेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको चाहिए मुस्लिम रूल, उनको अंग्रेज़ों से कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन उनको चाहिए मुस्लिम रूल। तो वहाँ सिख रूल है वहाँ पर भी वो फाइट करेंगे, जहाँ अंग्रेज़ रूल है वहाँ पर भी वो फाइट करेंगे। तो सैयद अहमद की डेथ हो जाती है दोस्तों 1831 एडी में। फिर देखिए वहाबी मूवमेंट लगभग 1857 1860 ईस्वी तक चला।
ठीक है। उसके बाद 1863 के बाद ये जो है इसको हाईली सप्रेस कर दिया गया, फिर थोड़ा मोड़ा ये चला होगा 1870 एडी तक, उसके बाद ये टोटली खत्म हो गया, ठीक है ना। जो लास्ट के इसके लीडर्स थे दोस्तों, जैसे कि याहिया अली या मौलवी अहमदुल्ला, इन लोगों को जो है पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार भेज दिया था इनको काला पानी में, मैंने ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, मैंने उम्र कैद अब वहीं पर आपको बिताना है, ठीक है। तो इन्हीं के साथ जो इनका मूवमेंट था वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है। अब देखिए एक छोटा सा रिवोल्ट है, छोटा रिवोल्ट लोटा रिवोल्ट। तो छोटा रिवोल्ट लोटा रिवोल्ट के बारे में जानिए कि 1856 एडी में होता है ये, और ये मुजफ्फरपुर के जो कैदी लोग हैं वो लोग इस विद्रोह को अंजाम देते हैं, ठीक है ना। अब पहले का कहानी ये है कि जो पहले वहाँ के कैदियों को एक ब्रॉन्ज का लोटा दिया जाता था, ब्रॉन्ज लोटा दिया जाता था, मतलब खाना पानी पीने वगैरह के लिए जो भी है, ठीक है। बाद में अंग्रेज लोग जब आए तो बोले कि अब तुमको क्या दिया जाएगा, पॉटरी दिया जाएगा यानी मिट्टी का बर्तन दिया जाएगा, और इसी के खिलाफ आंदोलन होता है लोटा रिवोल्ट इन 1856 एडी बाय द प्रिजनर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। नाम ध्यान रखिए लोटा, उनको एक चाहिए, क्या चाहिए उनको, एक लोटा चाहिए, ठीक है। किसका, ब्रॉन्ज का लोटा चाहिए, मिट्टी का लोटा नहीं चाहिए, ठीक है। अब लोटा के बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों छोटा यानी छोटा नागपुर रिवोल्ट देखते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर रिवोल्ट शुरू होता है दोस्तों 1767 एडी में, और ट्राइबल ब्रिटिशर्स से फाइट करते हैं विथ बो एंड एरो, ठीक है ना, तीर कमान से वो लोग ब्रिटिशर्स को हराने की चेष्टा करते हैं, ठीक बात है। 1773 ईस्वी में दोस्तों घाटशिला में एक बहुत ही फियर्स एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल चलता है। घाटशिला झारखंड में है, ठीक है, और ये परमानेंट सेटलमेंट के खिलाफ इनका पूरा आंदोलन होता है। तो ये देख लीजिए छोटा नागपुर रिवोल्ट, तो रीजन कौन सा, प्रभावित रीजन छोटा नागपुर ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मेनली सारे ट्राइबल्स होंगे, और टाइम पीरियड है 1767 एडी से ऑनवर्ड, ठीक है। आइए अब हो रिवोल्ट को देखते हैं। हो रिवोल्ट का ईयर है 1820 एडी। 1820 एडी से हो रिवोल्ट स्टार्ट होता है। कहाँ पर होता है ये आज के झारखंड के सिंहभूम में होता है। अच्छा, हम लोग ये सारे रिवोल्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि झारखंड भी कभी बिहार का पार्ट था, ठीक है, और आज भी झारखंड बिहार का एक पड़ोसी है, राज्य है, तो इसलिए ये सारे आंदोलन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हो रिवोल्ट में क्या होता है दोस्तों, सिंहभूम में राजा ऑफ सिंहभूम को ब्रिटिशर्स क्या बना देते हैं, लॉर्ड ऑफ सिंहभूम बना देते हैं, यानी कि वहाँ की जमीन वगैरह के का मालिक, ठीक है ना। और इसके खिलाफ होते हैं वहाँ के हो जनजाति के लोग, इसीलिए ये हो रिवोल्ट होता है, ठीक है ना। तो हो रिवोल्ट 1820 एडी कहाँ पर होगा, सिंहभूम में होगा, ठीक है। और इसके लीडर होंगे जगन्नाथ सिंह। इसके लीडर कौन होंगे, जगन्नाथ सिंह होंगे। आइए अगला कोल रिवोल्ट देखते हैं दोस्तों। तो कोल रिवोल्ट का जो एरिया है वो है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूम, ये सब एरिया यानी आज के झारखंड में है ये मेनली, ठीक है ना, कोल रिवोल्ट। फिर इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे, मुंडा हो, उरांव, खरवार और चेर ट्राइब्स, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड है इसका 1831 से 32 एडी। टाइम पीरियड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कारण था दोस्तों, तो ट्राइबल राइट्स वेर टेकन ओवर बाय नॉन ट्राइबल्स, क्योंकि वहाँ पर बाहरी लोग डिकूज, जो आउटसाइडर्स होते थे, डिकूज, वो लोग धीरे धीरे बसते जा रहे थे, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है ना, या फिर जमींदार वगैरह बाहर से ले आकर के बसाए गए थे, जिनके खिलाफ में ये पूरा आंदोलन आपका चला था। और इसके जो लीडर्स थे, कोल विद्रोह के लीडर्स होंगे बूधो भगत, सिंगराई और सुग्गी, ठीक है। तो कोल रिबेलियन के लीडर्स का नाम आपको याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बूधो भगत है, ठीक है। तो बूधो भगत, सिंगराई और सुग्गी हो गए आपके कोल रिबेलियन के लीडर्स, और इसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु होती है। टाइम पीरियड, लीडर्स, कारण तो लगभग देख लीजिए सेम है दोस्तों, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अब देखिए इसके बाद चलते हैं भूमिज रिवोल्ट में। तो भूमिज रिवोल्ट का टाइम पीरियड 1832 एडी से स्टार्ट होगा, ठीक है। कारण क्या है, कारण यह है कि वीरभूम या फिर बाराभूम, जो कि आज के वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये भी बिहार से सटा हुआ एरिया है। तो आज के वेस्ट बंगाल में जो वीरभूम या बाराभूम का क्षेत्र है, वहाँ पर लैंड लॉर्ड्स का जो रेवेन्यू है उसको
उसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो जब लैंडलॉर्ड से ज़्यादा चार्ज किया जाएगा तो लैंडलॉर्ड्स वहाँ के किसानों से भी क्या करेंगे, ज़्यादा चार्ज करेंगे। इसी के कारण से ये भूमिज रिवॉल्ट हुआ था। और जब लैंडलॉर्ड्स का प्राइस बढ़ा दिया गया तो फार्मर्स और मनी लेंडर्स ये लोग क्या होते गए, कर्ज में दब गए। ठीक है, कर्ज में दब गए, इसीलिए ये आंदोलन हुआ था। भूमिज विद्रोह के लीडर हैं गंगा नारायण। एकदम याद रखिए, लीडर का नाम एकदम याद रखना है, जब भी मैं बताऊं लीडर का नाम तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लीडरशिप ऑफ भूमिज रिबेलियन गंगा नारायण। लीडर ऑफ भूमिज रिबेलियन कौन थे, गंगा नारायण। एकदम सिंपल है, इसको सुनते भी जाएंगे ना आप, अगर ईयरफोन लगा कर सुन लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, चेर रिवॉल्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो चेर रिवॉल्ट स्टार्ट होता है 1800 AD में। ठीक है, देखिए 1776 AD में क्या होता है ना कि ब्रिटिश क्या करते हैं, पलामू के राजा छत्रपति राय से पलामू का किला डिमांड करते हैं। ठीक है ना, चलिए वो बना कर देता है, फिर ब्रिटिशर्स से उनका फाइट होता है, फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स उसको कैप्चर कर लेते हैं किला को। ठीक है, तो कुछ साल तक तो चलिए ऐसी बात चलता है, बाद में इसी बात के खिलाफ विद्रोह छिड़ जाता है और भी कुछ कुछ लोकल इशू रहते हैं। ठीक है, अब इसके लीडर कौन है, लीडर है भूखन सिंह। लीडर कौन है, चेर रिवॉल्ट के भूखन सिंह। ठीक है ना, लीडर ऑफ चेर रिवॉल्ट इज भूखन सिंह, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगला रिवॉल्ट जो है दोस्तों संथाल रिवॉल्ट, या इसको संथाल हुल भी बोलते हैं, हुल, संथाल हुल। ठीक है, टाइम पीरियड 1855 से 56 AD। 1855 से 56 AD इज द टाइम पीरियड ऑफ संथाल हुल। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था, भागलपुर से राजमहल हिल्स। ठीक है ना, भागलपुर से राजमहल हिल्स। और संथाल रिबेलियन के, संथाल हुल के जो लीडर्स हैं वो सिद्धू भगत और कान्हू भगत थे। ठीक है, सिद्धू भगत और कान्हू भगत हैं संथाल रिबेलियन के लीडर्स। बस इतना ही आपको जानना है। आइए अब पहाड़िया रिवॉल्ट को देखते हैं। पहाड़िया रिवॉल्ट का टाइम पीरियड 1795 से 1860 AD। टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहाड़िया रिवॉल्ट टाइम पीरियड 1795 से 1860 AD। किसके द्वारा ये होगा दोस्तों? तो बाय द ट्राइब्स ऑफ राजमहल हिल्स। जो राजमहल हिल्स के ट्राइब है उनके द्वारा होगा। क्यों होगा? ब्रिटिश इंटरिंग द ट्राइबल एरियाज एंड डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। तो ब्रिटिश जो उनके ट्राइबल एरियाज में एंटर कर रहे थे और उनका जो ट्रेडिशनल जो उनके कल्चर से उसको वो लोग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसी चीज़ के अगेंस्ट ये चलेगा पहाड़िया रिवॉल्ट 1795 से 1860 AD। इसमें बस टाइम पीरियड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहाड़िया रिवॉल्ट के लिए। आइए दोस्तों सरदारी लड़ाई देखते हैं। सरदारी लड़ाई जिसका एक और नाम है मुल्की लड़ाई। सरदारी लड़ाई बस इतना ध्यान रखना है कि ये प्रिकर्सर है मुंडा रिबेलियन का। मुंडा रिबेलियन का प्रिकर्सर है सरदारी लड़ाई, यानी कि पहले ये होता है फिर मुंडा रिबेलियन होता है। ठीक है, तो आइए देखें सरदारी लड़ाई या फिर मुल्की लड़ाई। तो इन 1860 मुंडा और उरांव ट्राइब्स के द्वारा इसको किया जाता है। क्यों? रीजन क्या है? तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड लॉर्ड्स एंड पुलिस और लैंड लॉर्ड्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण भरा जो उनका व्यवहार है, उसी के खिलाफ ये सरदारी लड़ाई की जाती है। एरिया आपका पूरा हो जाएगा रांची से सिंहभूम का क्षेत्र। ठीक है, और ये लगभग 30 साल तक चलेगा, 30-35 साल तक ये चलेगा, 1860 से 1890 तक, और फिर 1895 से मुंडा रिबेलियन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये प्रिकर्सर है मुंडा रिबेलियन का, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। आइए अब हम लोग चलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्ट रहा है इस क्षेत्र का, जिसको मुंडा रिवॉल्ट बोलते हैं। और मुंडा रिवॉल्ट का एक और नाम है उल गुलान। ठीक है ना, उल गुलान, यानी कि उल गुलान मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा कोई आंदोलन, मूवमेंट। ठीक है, तो मुंडा रिवॉल्ट ऑल्सो नोन एज उल गुलान। इसका टाइम पीरियड है 1895 से लेकर के 1901 AD, यानी कि सरदारी लड़ाई के जस्ट बाद ये शुरू होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड रिवॉल्ट था। देखिए ऐसा है ना कि मुंडा लोग लड़ तो रही थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है ना, बट वो लोग थोड़े स्कैटर्ड थे। अब अलग अलग मुंडा लोगों में बनती नहीं थी, मान लीजिए, तो उनको एक लीडर चाहिए था। ऑर्गेनाइज तो वो लोग हो चुके थे कहीं ना कहीं, उनको एक लीडर चाहिए था, और वो लीडर उनको मिला इन द फॉर्म ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर हुआ है ये बात आपको याद रखना है। उनका जन्म हुआ दोस्तों खूंटी डिस्ट्रिक्ट, जो कि झारखंड में है, खूंटी के उलीहातू गाँव में। ठीक है, तो 1875 ईस्वी में खूंटी के उलीहाती गांव में बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है। ठीक है, और फिर क्या है ना कि
वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, वैष्णवाइट रिलीजन को, क्रिश्चियन रिलीजन वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है, और फिर वो अपने आप को भी गॉड बना देते हैं। इट वॉज ए रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट चेंज ऑफ द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम इनटू जमींदारी सिस्टम। तो जो पुराना उनका खूंट कटीदार व्यवस्था था, मुंडा का व्यवस्था था खूंट कटीदार, ठीक है ना, खूंट कटीदार सिस्टम के जगह पर ये जो नया जमींदारी सिस्टम चल आ गया ब्रिटिशर्स से द्वारा, ठीक है ना, इसी के खिलाफ ये पूरी लड़ाई प्लान की गई थी। दे रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश पावर, उन लोगों ने ब्रिटिश पावर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। और उनको दोस्तों बिरसा मुंडा जी को बोला जाता है धरती आबा, ठीक है, आबा का मतलब था गॉड, ठीक है ना, या पिता भी बोल सकते हैं। देखिए इनको इतना बड़ा मतलब उपाधि दिया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से आंदोलन है, तो आपको ध्यान में रखना है। हु इज नोन एज धरती आबा, तो बिरसा मुंडा। उनको 1900 AD में अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों, जहाँ फिर पर वो कोलेरा से उनकी मृत्यु हो जाती है बिरसा मुंडा जी की। अब आइए एक अगला जो रिवॉल्ट है उसको देखते हैं, सफाहोड मूवमेंट। सफाहोड मूवमेंट ये स्टार्ट होता है 1870 AD में। 1870 AD में इसके लीडर है लाल हेम्ब्रम पेका मुर्मू, ठीक है ना, ठीक है। सफाहोड मूवमेंट टाइम है 1870 AD, लीडर है लाल हेम्ब्रम और पेका मुर्मू। और इसका नेचर शुरू में रिलीजियस हो जाता है, बाद में इसका नेचर पॉलिटिकल हो जाता है। तो किसके अंदर में इसका नेचर पॉलिटिकल हो जाएगा? भगीरथ मांझी के अंदर में, भागीरथ मांझी के लीडरशिप में ये सफाहोड मूवमेंट रिलीजियस से पॉलिटिकल कलर इसको मिल जाएगा। देखिए पर्पस क्या है सफाहोड का? टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एंड एल्यूमिनेट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है ना, यानी रिलीजियस भी और पॉलिटिकल भी, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी लड़ना है और अपने धार्मिक भावनाओं को भी थोड़ा क्या करना है, एकदम जागृत रखना है। और वो लोग दोस्तों राम जप किया करते थे, राम जप किया करते थे, राम का नाम लेते रहते थे, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने राम जप पर बैन भी लगा दिया था, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, उसी तरीके से ये लाल हेम्ब्रम जो इसके लीडर थे सफाहोड के, उन्होंने बनाया था द्वारका दल, द्वारका दल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1945 में ये जो लाल हेम्ब्रम है वो सरेंडर कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में काफ़ी जो ट्राइबल्स थे दोस्तों, वो काफ़ी ट्राइबल्स महात्मा गांधी को एकदम भगवान की तरह मानते थे। यहाँ तक कि जो उरांव ट्राइब्स भी थे, जो कि आगे चल कर के टाना भगत आंदोलन चलाएंगे, टाना भगत, ठीक है, टाना भगत विद्रोह, वो लोग भी महात्मा गांधी को बहुत मतलब भगवान की तरह ही मानते थे। महात्मा गांधी के ऑर्डर को वो लोग 100% फॉलो किया करते थे। ऐसा उनका इन्फ्लुएंस था, ऐसा उनका ऑरा था दोस्तों महात्मा गांधी जी का। अब आइए टाना भगत मूवमेंट। तो देखिए 3 आंदोलन को ऐसे रिलेट करके देखना है, जैसे ये हो गई सरदारी लड़ाई, फिर हो गया मुंडा रिबेलियन, फिर हो गया टाना भगत मूवमेंट। तो सरदारी लड़ाई जो है दोस्तों वो मुंडा रिबेलियन का प्रीकर्सर है, ठीक है, और टाना भगत मूवमेंट जो है वो मुंडा रिबेलियन का सक्सेसर है। इस तरह से आपको याद में रखना है, ठीक है ना। आइए तो टाना भगत के जो मेन लीडर हैं वो है जतरा भगत और शिबू भगत। टाना भगत मूवमेंट का टानना मतलब होता है दोस्तों खींचना, टानो टानो, अरे जोर से टानो जी, मतलब जोर से खींचो जी, ठीक है। तो मतलब टान करके फेंक देना है किसको, खींच के फेंक देना है किसको, ब्रिटिशर्स को। तो इसीलिए ये इस आंदोलन का नाम है टाना भगत, ठीक है ना, टाना भगत मूवमेंट। इसके लीडर हैं जतरा भगत और शिबू भगत, ठीक है। और ये किसके द्वारा होगा? उरांव ट्राइब्स के द्वारा होगा, मेनली उरांव ट्राइब्स के द्वारा होगा। इसमें मुंडा वगैरह भी पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। डिमांड इसका क्या हो गया दोस्तों? तो राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट, फिर बॉयकॉट ऑफ लगान एंड इक्वालिटी इन ह्यूमंस, यानी सभी में समानता का भावना होना चाहिए, और सेल्फ गवर्नेंस, इनको स्वराज करने का अधिकार दिया जाए, और लगान वगैरह सब खत्म करो भाई, पुराना सिस्टम चलेगा, ठीक है। और ये लोग दोस्तों, ये जो टाना भगत वाले थे, ये लोग खादी को प्रमोट करते थे और गांधी जी की पूरी बात को सुनते थे ये लोग, और सारे गांधीयन सत्याग्रह में इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है। अब आइए दोस्तों 1857 का जो रिवॉल्ट होता है और उसको हम लोग बिहार के मद्देनज़र देखते हैं, ठीक है।
तो 1857 का रिवॉल्ट शुरू होता है 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहले, ठीक है। फिर इसी टाइम दोस्तों रोहिणी विलेज जो कि देवघर में है, रोहिणी विलेज देवघर में कुछ भारतीय जो सैनिक होते हैं वो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं 12 जून 1857 को, ठीक है। रोहिणी विलेज देवघर में 3 भारतीय सैनिक जो है 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं 12 जून 1857 को, ठीक बात है। फिर पटना अपराइजिंग फिर होता है। देखिए पटना अपराइजिंग के लीडर कौन है? पीर अली, नाम याद कर लीजिए। पटना अपराइजिंग के लीडर कौन है भैया? तो हमारे पीर अली भैया। पीर अली भैया जो है बुक सेलर, एक किताब विक्रेता होते हैं, ठीक है ना। 3 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857 को ये पटना अपराइजिंग होता है। 3 जुलाई 1857 को ये पटना अपराइजिंग होता है बाई पीर अली, ठीक है। ये करते क्या है? तो पटना के ओपीएम एजेंसी के डेप्यूटी ओपीएम एजेंट डॉक्टर लायल को ये मार देते हैं। कौन? पीर अली साहब। बहुत अच्छा, ठीक है। तो जब पटना के ओपीएम एजेंसी के डेप्यूटी ओपीएम एजेंट डॉक्टर लायल की हत्या कर देते हैं पीर अली, ठीक है ना। 3 जुलाई को उसको मारते हैं और 7 जुलाई को इनको पीर अली को फांसी पर लटका दिया जाता है। एकदम क्विक। देखिए न्याय व्यवस्था गजब की है अंग्रेजों की, ठीक है। हालांकि दुख की बात है ये, हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी को 4 दिन के अंदर में उनको फांसी पर लटका दिया जाता है दोस्तों। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर सोल्जर्स ऑफ दानापुर दोस्तों 25 जुलाई को वो लोग विद्रोह कर देते हैं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सोल्जर्स विद्रोह कर देते हैं और वो लोग क्या करते हैं 26 जुलाई को वो लोग पहुंच जाते हैं शाहाबाद, ठीक है ना। और शाहाबाद जा करके वो लोग जगदीशपुर के कुंवर सिंह को वो लोग सपोर्ट देते हैं कि आप हमारे लीडर बनिए, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं ब्रिटिशर्स पर अटैक कर देते हैं आरा में 27 जुलाई को, ठीक है। हालांकि 3 अगस्त को जो मेजर आयरे की जो टुकड़ी है वो कुंवर सिंह और इनके साथ में ये जो सैनिक लोग आए हैं उन सबको हरा देते हैं। कहाँ पर? बीबीगंज में, ठीक है ना। बीबीगंज में कुंवर सिंह को हरा दिया जाता है बाई मेजर आयरे ऑन अगस्त 3। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपसे डिस्कस किया जा रहा है, आपको एकदम माइंड में पिक्चर बनाइए इसका, ठीक है। मेजर आयरे जो है 3 अगस्त को कुंवर सिंह को हरा देते हैं बीबीगंज में, ठीक है ना। लेकिन कुंवर सिंह वहां से भाग जाते हैं और अलग अलग जगह जो रिबेलियन चल रहा था ना उसको जाकर के सपोर्ट करते हैं। वो अपनी टुकड़ी ले जाते हैं, रीवा में जाकर के सपोर्ट करते हैं, ग्वालियर में सपोर्ट करते हैं, लखनऊ में सपोर्ट करते हैं, कानपुर में सपोर्ट करते हैं, अवध में सपोर्ट करते हैं। अवध में उनको एक रोब ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। रोब ऑफ ऑनर माने एक कपड़ा पहनाया जाता है उनको ये सम्मान में, ठीक है ना। फिर आजमगढ़ में दोस्तों आजमगढ़ में तो अंग्रेजों को काफ़ी दिन तक वो नाक में दम करते हैं, ठीक है। फिर आजमगढ़ से फिर वो वापस आते हैं जगदीशपुर, ठीक है। और जगदीशपुर में आकर के दोस्तों वो कैप्टन ली ग्रांट को हराते हैं 23 अप्रैल 1858 को, ठीक है ना। 23 अप्रैल 1858 को वो कैप्टन ली ग्रांट को हराते हैं। उनकी हाथ कट चुकी होती है इसी दौरान, ठीक है ना। उनकी हाथ एक कट चुकी होती है, ठीक है। और 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि देखिए हाथ कट गया, उसी कटे हुए हाथ में वो गंगा नदी को भी पार करते हैं। तो इस तरह की कुछ ये है इंसिडेंट होता है और उसी में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे थे हमारे वीर कुंवर सिंह जी, ठीक है। इनको नमन करिए। अब वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु के पश्चात भी उनके जो भाई हैं अमर सिंह और उनके भतीजे वगैरह जो है निशांत सिंह वगैरह, वो लोग रिबेलियन को कंटिन्यू ही करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब वीर कुंवर सिंह पर हर साल बीपीएससी सवाल पूछती है, हर साल बीपीएससी सवाल पूछती है, इसलिए इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म होता है नवंबर 1782 ईस्वी में, ठीक है। इनके पिता का नाम होता है साहबजादा सिंह। वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम है साहबजादा सिंह और उनकी माता का नाम है रानी पंचरतन देवी, ठीक है। पिता का नाम है साहबजादा सिंह और माता का नाम है रानी पंचरतन देवी। और वो उज्जैनिया के राजपूत क्लैन में उनका जन्म होता है। एक उज्जैनिया राजपूत क्लैन होता है, ठीक है। ये लोग बिहार में काफ़ी टाइम से रह रहे होते हैं, ठीक है। उन्हीं क्लैन में ये कुंवर सिंह जी का जन्म होता है। और जो प्लेस है दोस्तों ये आपको याद रखना है, जगदीशपुर में होता है उनका जन्म। और आज के भोजपुर जिले में, आज के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में
और उस समय के शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उस समय इसको शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। अब शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में को सब डिवाइड करके 4 डिस्ट्रिक्ट्स में तोड़ दिया गया है, तो वो सब छोड़िए। करेंट के भोजपुर जिले में और उस टाइम के शाहाबाद जिले में इनका जन्म होता है। जगह का नाम है जगदीशपुर, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अब आ जाइए और कुछ नाम हम लोग देखते हैं। हजारीबाग में जो ये रिवॉल्ट होता है उसके लीडर होते हैं माधव सिंह। हजारीबाग में 1857 रिवॉल्ट के लीडर कौन होते हैं? माधव सिंह होते हैं। रांची में जयमंगल सिंह होते हैं इसके लीडर। रांची में इस रिवॉल्ट के लीडर होते हैं जयमंगल सिंह। ठीक है, सिंहभूम में राजा अर्जुन सिंह जो होते हैं पोरहट के, ठीक है ना, पोरहट के राजा अर्जुन सिंह वो सिंहभूम में लीडर होते हैं। ठीक है ना, ये सारे नाम आपको याद रखने दोस्तों। माधव सिंह हजारीबाग में, माधव सिंह हजारीबाग में लीड कर रहे हैं। जयमंगल सिंह रांची में लीड कर रहे हैं। पोरहट के राजा अर्जुन सिंह लीड कर रहे हैं आपका सिंहभूम क्षेत्र में। पोरहट के राजा अर्जुन सिंह लीड कर रहे हैं सिंहभूम के क्षेत्र में। ठीक है ना, और गया में लीड कर रहे हैं जेवधर सिंह और हैदर अली खान। जेवधर सिंह और हैदर अली खान, बस इतना याद कर लीजिए, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब दोस्तों हम लोग फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार को देखते हैं। तो ये आपका लगभग लास्ट पोर्शन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। तो फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार यानी कि बिहार में स्वतंत्रता का आंदोलन। तो सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और बिहार का रिलेशन हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले 1908 ईस्वी में बिहार में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी इज फॉर्म्ड इन 1908 और इसके प्रेसिडेंट होते हैं नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। और बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर होता है पटना में। ठीक है, ध्यान रखिए 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म की जाती है। प्रेसिडेंट होते हैं नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर और हेडक्वार्टर है पटना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होती है 1908 ईस्वी में ही। फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होती है 1908 में और इसके प्रेसिडेंट होते हैं सर अली इमाम, सर अली इमाम। ठीक है, अब देखिए 1912 ईस्वी में दोस्तों बंगाल से काट करके बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है ना, बंगाल से सेपरेट करके बिहार को एक अलग राज्य बना दिया जाता है 1912 ईस्वी में। इस बिहार में अभी भी उड़ीसा है, याद रखिएगा, उड़ीसा इसी बिहार में है, जिसको आगे 1936 में फिर बिहार से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 1912 में होता है और वो कहाँ पर होता है? बंकीपुर पटना में होता है। ठीक है, 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एकदम याद रख लीजिए क्योंकि ये कहाँ पर हुआ है? पटना में हुआ है। तो ये आपके लिए बिहार के बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ कि 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पर होता है? बंकीपुर पटना में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं आर.एन. मुधोलकर। प्रेसिडेंट होते हैं आर.एन. मुधोलकर और चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी होते हैं मजहूर उल हक। ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट है 27th सेशन ऑफ आईएनसी के आर.एन. मुधोलकर और चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी है मजहूर उल हक और जनरल सेक्रेटरी है सचिदानंद सिन्हा। तीनों ही नेम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा आगे चल करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये सारे नाम एकदम अच्छे से याद रखना है। 27वां इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है बंकीपुर पटना में। प्रेसिडेंट है आर.एन. मुधोलकर, चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी है मजहूर उल हक और जनरल सेक्रेटरी हैं सचिदानंद सिन्हा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब होम रूल मूवमेंट शुरू होता है बिहार में, स्टार्टेड एट बंकीपुर पटना में ही। कौन से ईयर में? 1916 में। 1916 में। तो होम रूल मूवमेंट इन बिहार के प्रेसिडेंट होते हैं मजहूर उल हक, यही होते हैं मजहूर उल हक। ठीक है ना, होम रूल मूवमेंट इन बिहार के प्रेसिडेंट होते हैं मजहूर उल हक और एनी बिसेंट भी विजिट करती है बिहार में 1918 में। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आपको कि होम रूल मूवमेंट इन बिहार के अध्यक्ष कौन होते हैं? मजहूर उल हक होते हैं। मजहूर कर लीजिए इसको, मजहूर उल हक। अब देखिए कुछ रिवॉल्यूशनरीज को जानते हैं हम लोग, जैसे प्रफुल्ला चाकी जी। तो प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस क्या करते हैं? मुजफ्फरपुर में एक वहाँ का जज होता है। ठीक है ना, किंग्सफोर्ड का जो घोड़ा गाड़ी है
उस पर वो लोग बम फेंक देते हैं। लेकिन किंग्सफोर्ड उस घोड़े गाड़ी में होता ही नहीं है, उसके अंदर 2 लेडीज़ होती हैं, उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये घटना होती है 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस, ये किंग्सफोर्ड जो मुजफ्फरपुर का जज है उस पर ये लोग बम फेंक देते हैं और किंग्सफोर्ड बच जाता है। 2 लेडीज की मृत्यु हो जाती है। प्रफुल्ला चाकी जो है वो अपने आप को गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस जी को ये अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है दोस्तों 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे रिवॉल्यूशनरीज को नमन कर लीजिए, प्रफुल्ला चाकी जी को और खुदीराम बोस जी को। आइए अब चंपारण सत्याग्रह की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों नॉर्थ बिहार में इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ होता है। तो इंडिगो प्लांटेशन का वहाँ पर 2 सिस्टम चला आ रहा है। एक तो जिरायत सिस्टम, तो जिरायत सिस्टम में अंग्रेजों का डायरेक्ट मैनेजमेंट होता है लैंड पर, ठीक है ना। और वहाँ पर मतलब वो लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर लेबर रखेंगे, ठीक है ना, मतलब श्रमिक रख करके उनसे काम करवाया जाएगा। हालांकि श्रमिकों को बहुत कम पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी शोषण चल रहा है, लेकिन असली शोषण यहाँ चल रहा है। जो असामीवार जो सिस्टम है ना, असामीवार सिस्टम के तहत क्या करेंगे वो लोग, जो नील की खेती करवा रहे हैं वो थ्रू टेनेंट्स करवा रहे हैं, यानी डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं है इनका, वो टेनेंट्स के थ्रू नील की खेती करवाएंगे। और इसका उदाहरण है एक 3 कटिया सिस्टम। मान लीजिए कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ और आप टेनेंट हो। तो टेनेंट हो तो हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आपको क्या करना है, नील की खेती करनी है। और ये 3 कट्ठा भी अंग्रेज लोग बोलते थे क्या, कि जो सबसे उपजाऊ वाला एरिया है ना वहाँ पर आपको नील की खेती करनी है दोस्तों। और नील की खेती करने से जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो है, फर्टिलिटी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती थी। फिर भी उनको फोर्स किया जाता था और फिर उनसे जो नील खरीदते भी थे ये लोग बहुत कम प्राइस में खरीदते थे। तो हर तरीके से टेनेंट्स का क्या है, लॉस ही लॉस है। तो ध्यान में रखना है आपको कि ये जो 3 कटिया सिस्टम है, 3 कटिया सिस्टम आता है असामीवार के तहत। और जिरायत सिस्टम के तहत क्या है, अंग्रेजों का डायरेक्ट मैनेजमेंट है इंडिगो की खेती पर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों, तो राजकुमार शुक्ला जो है वो क्या करते हैं, गांधी जी से मिलते हैं सबसे पहले लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में 1916 में और उनको बहुत कन्विंस करते हैं कि आप हमारे साथ बिहार चलो, चंपारण, वहाँ पर किसानों की का जो दर्द है उसको समझने का प्रयास करिए। गांधी जी उनको प्रॉमिस कर देते हैं। फिर से राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को मिलते हैं कलकत्ता में अप्रैल 1917 में और गांधी जी को अपने साथ वो बिहार लेकर के आते हैं। तो राज शुक्ला और गांधी जी पटना पहुंचते हैं 9 अप्रैल 1917 को। 9 अप्रैल 1917 को लोग पटना पहुंचते हैं और मोतिहारी जाते हैं 15 अप्रैल को, ठीक है। मोतिहारी जब वो 15 अप्रैल को जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है वो गांधी जी को बोलता है कि भैया आप गांव में एंटर मत करना, ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ केस लॉन्च किया जाएगा। गांधी जी मना कर देते हैं, उनके खिलाफ केस लॉन्च किया जाता है 18 अप्रैल को। अब देखिए खास बात क्या है कि केस उनके खिलाफ लॉन्च किया जाता है 18 अप्रैल को, लेकिन इतना वहाँ के किसान वगैरह गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, कि फिर ये केस विड्रॉ कर लिया जाता है 20 अप्रैल को, ठीक है। यानी कि गांधी बाबा की जय। उनको समझ में आ जाता है कि ये गांधी कोई साधारण इंसान नहीं है, ठीक है। चलिए 20 अप्रैल को केस विड्रॉ कर लिया जाता है। फिर वहाँ का जो सर एडवर्ड गायट है, सर एडवर्ड गायट क्या करता है, चंपारण इंक्वायरी कमेटी बनाता है। चंपारण इंक्वायरी कमेटी बनाता है सर एडवर्ड गायट और गांधी जी को भी उसका मेंबर बनाता है। और इस चंपारण इंक्वायरी कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर दोस्तों 1 मई 1918 को चंपारण एग्रेरियन एक्ट बनाया जाता है और फिर 3 कटिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाता है। 3 कटिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इसको इसी तरीके से आप याद कर लीजिए, एकदम सीक्वेंस वाइज में। अब आइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के ऊपर चलते हैं। तो असहयोग आंदोलन डिक्लेयर किया जाता है गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। और ये मेनली होता है दोस्तों आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है, उसके अलावा
जो राउलेट एक्ट का जो ये चल रहा था, ठीक है ना, राउलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसको भी मिला दिया जाता है इसमें, ठीक है। और आपका खिलाफत मूवमेंट को भी इसमें मिला दिया जाता है। तो मेनली जलियांवाला बाग के खिलाफ और खिलाफत मूवमेंट को भी मिला करके ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। अब देखिए बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं कि 28 अगस्त 1920 को अपना सपोर्ट दे देते हैं, यानी कि बिहार भी अब गांधी जी के साथ है, ठीक है। तो गांधी जी इसको डिक्लेयर करते हैं 1 अगस्त 1920 को, और बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सपोर्ट दे देते हैं 28 अगस्त 1920 को। अब देखिए इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या क्या होता है इसको देख लीजिए आप। तो बिहार विद्यापीठ वहाँ पर बनाया जाता है दोस्तों, तो इसका शिलान्यास भी गांधी जी करते हैं और इसका उद्घाटन इनॉग्रेशन भी गांधी जी करते हैं। तो इसका इनॉग्रेशन होता है 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का इनॉग्रेशन कौन करते हैं? गांधी जी, 6 फरवरी 1921 को। और इसके चांसलर बनाए जाते हैं अगेन वही मजहरुल हक को, और वाइस चांसलर बनाए जाते हैं ब्रज किशोर प्रसाद। एकदम याद रख लीजिए, बिहार विद्यापीठ के चांसलर बनाए जाते हैं मजहरुल हक और वाइस चांसलर बनाए जाते हैं ब्रज किशोर प्रसाद। ध्यान ये रखिएगा, ये जो वाइस चांसलर है ना ब्रज किशोर प्रसाद, इनकी जो बेटी है उन्हीं की शादी होगी जेपी से, जयप्रकाश नारायण से, ठीक है। इसलिए ये सारे प्रोमिनेंट नेम्स हैं, जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, फिर मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, चंद्रशेखर, गांधी जी, इन सब का नाम आपको पता होता है। उसी तरह से बिहार के दृष्टिकोण से ब्रज किशोर प्रसाद का भी नाम आपको जानना है, ठीक है। मजहरुल हक क्या करते हैं दोस्तों? तो ये पटना के दीघा में ये सदाकत आश्रम इस्टेब्लिश करते हैं। पटना के दीघा में सदाकत आश्रम कौन इस्टेब्लिश करते हैं? मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। और मजहरुल हक जो है दोस्तों एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं, मदरलैंड। ये सब किसके दौरान चल रहा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है ना। ये इसलिए आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। तो ये न्यूज़पेपर एक स्टार्ट करते हैं मदरलैंड, ठीक है ना। मदरलैंड न्यूज़पेपर 30 सितंबर 1921 से स्टार्ट होता है। मदरलैंड बाई मजहरुल हक। अब आइए दोस्तों गया सेशन ऑफ कांग्रेस को हम लोग देखते हैं। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 37वां सेशन था, 37वां सेशन 1922 में होता है, कहाँ पर? गया में। और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं सीआर दास, और सेक्रेटरी होते हैं मोतीलाल नेहरू। खैर आगे चल करके दोस्तों आपका कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी बनाई जाती है। कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाई जाती है। तो इस स्वराज पार्टी का जो बिहार वाला ब्रांच होता है ना, वो फॉर्म हो जाता है फरवरी 1923 में। ये स्वराज पार्टी का गठन होता है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जब चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी क्या करते हैं? वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो कॉल ऑफ कर देते हैं, तो फिर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू बोलते हैं कि चलिए अब मूवमेंट तो कॉल ऑफ हो गया, तो फिर कम से कम हम लोग इलेक्शंस में ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर ये स्वराज पार्टी बनाई जाती है बाई सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। और बिहार में देखिए इसके प्रेसिडेंट होते हैं श्री नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे श्री नारायण प्रसाद और इसके सेक्रेटरी होंगे अब्दुल बारी, ठीक है ना। एकदम नेम याद कर लीजिए, श्री नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी, स्वराज पार्टी इन बिहार। अब देखिए दोस्तों साइमन कमीशन जब इंडिया आता है, ठीक है ना, साइमन कमीशन जब इंडिया आता है तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाता है, ठीक है ना। साइमन कमीशन जब इंडिया आता है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है बाई अनुग्रह नारायण सिन्हा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन बिहार हिस्ट्री, ठीक है। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया जाता है। अब हम लोग अगले जो आंदोलन है गांधी जी के उस पर चलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड बिहार। सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। तो 1929 में देखिए, बैकग्राउंड समझिए, लाहौर कांग्रेस होता है 1929 में,
ठीक है। लाहौर कांग्रेस होता है 1929 में और इसके प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इस लाहौर कांग्रेस में दोस्तों पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया जाता है। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन कहाँ पास किया जाता है? लाहौर कांग्रेस में, जिसके कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर यहीं पर डिसाइड होता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। देखिए ये दिसंबर 1929 में ये इवेंट चल रहा है, ठीक है ना, लाहौर कांग्रेस चल रहा है, तो ये लोग 26 जनवरी को अब 1930 को, अब 1929 के बाद तो 1930 ही आएगा, तो 26 जनवरी 1930 को ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन के तहत। फिर उसी साल 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू कर दिया जाता है। दांडी मार्च शुरू कर दिया जाता है और 6 अप्रैल को डिसाइड किया जाता है, 6 अप्रैल को गांधी जी जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, नमक बना करके, नमक बना देते हैं गांधी जी और सॉल्ट लॉ ब्रेक हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए 15 अप्रैल 1930 को सॉल्ट सत्याग्रह होता है बिहार में, कहाँ कहाँ पर? सारण में और चंपारण जिले में, 15 अप्रैल 1930 को। यानी अब ये सॉल्ट सत्याग्रह बिहार भी आ चुका है, सिंपल सा बात है। सारण में सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाता है, चंपारण में सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाता है 15 अप्रैल 1930 को। इसी के तहत दोस्तों भागलपुर में, भागलपुर के बिहपुर नाम के जगह में, बिहपुर नाम के जगह में लाठी प्ले को प्रमोट किया जाता है, मैंने लाठी से लड़ाई करना, इसको वो लोग सिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है उसके लीडर होते हैं श्री कृष्ण सिन्हा और श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है, और नंद कुमार सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम दोस्तों फॉर बिहार हिस्ट्री, ठीक है, आप आगे चल करके देखेंगे इनका नाम बहुत बार रिपीट होगा। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा और नंद कुमार सिन्हा। अब देखिए 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है उसके तहत इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है दोस्तों 1937 में। ठीक है, बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है 1937 में, जिसमें से कि कांग्रेस पार्टी जो है 107 सीटों पर लड़ती है, 152 में से 107 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है और 98 सीट वो जीत जाती है। अब देखिए कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म होती है दोस्तों 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस की मिनिस्ट्री फॉर्म होती है और इसके प्रीमियर कौन होते हैं? श्री कृष्णा सिंह, श्री कृष्णा सिंह, ठीक है, वही ऊपर से ऊपर नाम जो मैं बता रहा था वही श्री कृष्ण सिंह इसके प्रीमियर होते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्री के। ठीक है ना, यानी सब मैंने समझ लीजिए उस टाइम का मुख्यमंत्री समझ लीजिए आप। स्पीकर होते हैं राम दयालु सिंह और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं अब्दुल बारी, डिप्टी स्पीकर होते हैं अब्दुल बारी। 1937 में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है, इसके प्रीमियर होते हैं श्री कृष्णा सिंह, स्पीकर होते हैं राम दयालु सिंह और डिप्टी स्पीकर होते हैं अब्दुल बारी। अब देखिए जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है ना तो इंडियंस ये डिमांड करते हैं कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे लेकिन पहले हमको इंडिपेंडेंस दो। तो ये सब ब्रिटिशर्स मानते नहीं है, ठीक है ना, वो लोग सीधे कूद जाते हैं आपके वर्ल्ड वॉर 2 में और इंडिया को भी उसका एक पार्टी बना देते हैं। और इसी के खिलाफ इंडिया में जहाँ जहाँ भी बिहार की ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो सभी लोग क्या करते हैं? रेजिग्नेशन दे देते हैं दोस्तों। तो इसी के तहत बिहार की मिनिस्ट्री भी रेजिग्नेशन दे देती है 31 अक्टूबर 1939 को, 31 अक्टूबर 1939 को बिहार की मिनिस्ट्री भी रेजिग्नेशन दे देती है। देखिए 1940 ईस्वी में, फरवरी 1940 में जो जयप्रकाश नारायण है जेपी को अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो कोई भड़काऊ भाषण देखिए अंग्रेजों के हिसाब से वो जमशेदपुर में कोई भड़काऊ भाषण देते हैं जिसके लिए जेपी को अरेस्ट कर लिया जाता है इन फरवरी 1940। ठीक है, अब आइए दोस्तों 19-20 मार्च 1940 में रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। तो ये रामगढ़ नेशनल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आईएनसी का 53वां सेशन है, ठीक है ना, और ये कहाँ पर होगा? रामगढ़ में होगा, ऑब्वियस सी बात है। रामगढ़ कहाँ पर है? झारखंड में है। तो रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल कलाम आजाद होते हैं। अब्दुल कलाम आजाद जो है वो रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखिए। 53वां सेशन ऑफ आईएनसी कहाँ पर होगा? तो रामगढ़ में होगा,
मार्च 1940 में प्रेसिडेंट होंगे अब्दुल कलाम, ये अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए जो वायसरॉय है वहाँ का, ब्रिटेन मतलब इंडिया का, ठीक है, लिनलिथ गो क्या करता है, अगस्त ऑफर लाता है, ठीक है ना। अगस्त ऑफर के तहत जो है इंडियंस को बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा होता है, तो इसी के खिलाफ जो गांधी जी है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह की घोषणा करते हैं। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह की घोषणा करते हैं, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के तहत दोस्तों बिहार का पहला सत्याग्रही होते हैं श्री कृष्णा सिंह, वही जो प्रीमियर बने थे, श्री कृष्णा सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही होंगे। और सेकेंड सत्याग्रही होंगे अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। और गया के सत्याग्रही एक हैं, उनका नाम याद कर लीजिए, गौरी शंकर सिंह। गया में सत्याग्रही कौन होते हैं अंडर इंडिविजुअल सत्याग्रह, गौरी शंकर सिंह। और सिलाव में सत्याग्रही होंगे श्याम नारायण सिंह। ये नाम याद रखना आपको। फर्स्ट सत्याग्रही इन बिहार श्री कृष्णा सिंह, सेकेंड सत्याग्रही इन बिहार अनुग्रह नारायण सिन्हा, सत्याग्रही इन गया तो गौरी शंकर सिंह, और सत्याग्रही इन सिलाव श्याम नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत दोस्तों आपका 7 और 8 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, कहाँ पर, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, ठीक है। उस टाइम का बॉम्बे कह लीजिए, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में 7 और 8 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, ठीक है ना। इसी में गांधी जी एक क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत करते हैं और वो नारा देते हैं डू और डाई, यानी कि करो या मरो, करो या मरो। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 9 अगस्त को ही, ठीक है। अब देखिए पटना के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं WG आर्चर, वो पर्सनली अरेस्ट करने आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजेंद्र प्रसाद को कौन अरेस्ट करता है, DM ऑफ पटना WG आर्चर, ठीक है। अब इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत एडवोकेट जनरल जो है बलदेव सहाय, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। बलदेव सहाय जो है एडवोकेट जनरल हैं, वो क्या करते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं। और दोस्तों पटना सेक्रेटेरिएट कांड होता है इसी दौरान। पटना सेक्रेटेरिएट में 7 भारतीय विद्यार्थी जो है, 7 भारतीय स्टूडेंट्स जो है नेशनल फ्लैग वहाँ पर फहराने का कोशिश करते हैं, और उनको जो है 11 अगस्त को उनको मार दिया जाता है, ठीक है ना, गोली से उनको भून दिया जाता है। 7 स्टूडेंट को पटना सेक्रेटेरिएट के सामने ये लोग नेशनल फ्लैग होइस्ट करने का प्रयास करते हैं, और उनको 11 अगस्त को 7 स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है। इन स्टूडेंट्स का देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो ना हो, पर इनका नाम आपको एक बार स्मरण होना जरूरी है। तो इनके नाम है उमाकांत सिन्हा, रमानंद सिंह, जगतपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, देवीपाद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। देखिए इन सभी को एक बार नमन कर लीजिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पटना सेक्रेटेरिएट में गोलीकांड में जिनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु कहना गलत होगा, जिनको वीर गति की प्राप्ति हुई थी, शहीद हुए थे, तो उनके नाम है उमाकांत सिन्हा, रमानंद सिंह, जगतपति कुमार। ये सब देखिए ऐसे नाम है ना दोस्तों की बड़ी बड़ी हिस्ट्री में ये सब नाम अनदेखे कर दिया जाता है। देखिए इन ह्यूमन मेमोरी की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन ये लोग हम लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर किए हैं, इसलिए इनको जानिए। उमाकांत सिन्हा, रमानंद सिंह, जगतपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, देवीपाद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। तो इन स्टूडेंट्स की हत्या हो जाती है दोस्तों पटना सेक्रेटेरिएट कांड में। फिर जयप्रकाश नारायण और छः और लोग जो हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, हजारीबाग जेल से वो लोग एस्केप कर देते हैं। देखिए हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को बंदी बना कर रखा जाता है, ठीक है ना। और 9 नवंबर 1942 को वो लोग जेल से भाग जाते हैं, बहुत बढ़िया। फिर जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं दोस्तों, सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया के साथ में, ये आगे सोशलिस्ट का बहुत बड़ा लीडर होंगे राम मनोहर लोहिया। अब आज भी नीतीश कुमार, लालू यादव लोग लोहिया का ही नाम लेते रहते हैं, ठीक बात है। तो जेपी जो है सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया जी के साथ मिलकर के आज़ाद दस्ता बनाते हैं, नेपाल से ऑपरेट करते हैं इसको, यानी नेपाल में ये लोग आज़ाद दस्ता बनाते हैं और गुरिल्ला टेक्निक के तहत जो है ब्रिटिशर्स को ये लोग परेशान करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आज़ाद दस्ता कौन बनाएंगे, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया। अब देखिए दोस्तों
वावेल प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को ब्रेक करने का कोशिश किया जाता है और इलेक्शन हेल्ड किया जाता है 1945-46 ईस्वी में। इलेक्शन हेल्ड जब किया जाता है 1945-46 ईस्वी में, तो सेंट्रल असेंबली में बिहार का जो 10 सीट है उसमें से 6 मिलता है कांग्रेस को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल में मैंने केंद्र में कांग्रेस को 6 सीट मिलता है। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का 10 सीट जो है उसमें से 6 सीट कांग्रेस को मिल जाता है। ठीक है, लोअर हाउस ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में देखें, ठीक है, लोअर हाउस ऑफ बिहार लेजिस्लेचर में देखिएगा तो कांग्रेस को 98 सीट मिलती है, मुस्लिम लीग को 34 सीट मिलती है, मोमिन्स को 5, आदिवासी को 3 और इंडिपेंडेंट को 12। कहीं ना कहीं ये तो याद रखिए और ये भी याद रखिए कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है 98 और मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिलती है तो 34। ठीक है ना। और फिर बिहार गवर्नमेंट फॉर्म होगी अंडर श्री कृष्णा सिन्हा। अच्छा, बार बार यहाँ ये हो रहा था, टाइटल इनका सिन्हा ही है, श्री कृष्ण सिन्हा या श्री कृष्णा सिन्हा। और 1946 में ये बिहार की सरकार बनाई जाएगी अंडर श्री कृष्णा सिन्हा। ठीक है, और कांग्रेस नॉमिनी फॉर बिहार कौन होंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो रही है तो बिहार की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहाँ से क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स का नाम भेजा जाएगा। तो उसमें से किसको किसको भेजा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को भेजा जाता है, श्री कृष्णा सिन्हा को भेजा जाता है, सचिदानंद सिन्हा को भेजा जाता है, अब्दुल कय्यूम अंसारी को भेजा जाता है, फिर श्रीमती नायडू को भेजा जाता है, और भी 4 लेडीज हैं उनको भी भेजा जाता है। बट ये नेम्स आप याद रख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, फिर अब्दुल कय्यूम अंसारी और श्रीमती नायडू। ठीक है ना। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बार मिलती है अंडर प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को उस टाइम ये बना दिया जाता है। ठीक है ना, और यहीं से कहीं ना कहीं दोस्तों वो प्रथा भी शुरू होती है प्रोटेम स्पीकर की। सचिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं, सबसे सीनियर माने एज इनकी सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कर दिया जाता है उस टाइम, ये पहली मीटिंग के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट मीटिंग के लिए इनको क्या बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है उस असेंबली का। ठीक है ना। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 को इंडिया दोस्तों इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लेता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इंडिया जैसे इंडिपेंडेंस प्राप्त करता है तो बिहार के पहले गवर्नर बनते हैं 15 अगस्त 1947 को ही जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम बनते हैं बिहार के पहले गवर्नर। और सबसे पहला काम ये क्या करते हैं दोस्तों, पटना सेक्रेटेरिएट के सामने जहां उन 7 विद्यार्थियों की मृत्यु हुई थी, यानी उनको मारा गया था, शहीद किया गया था, ठीक है, वहाँ पर वो जो है मार्टियर्स मेमोरियल बनाते हैं। बहुत अच्छा काम किए हैं। ठीक है, इसके लिए इनको देखिए याद रखना चाहिए, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो जयराम दास दौलत राम जी जो पहले गवर्नर बनते हैं वो सबसे पहले उनकी कुर्बानी को याद करके वहाँ पर एक मेमोरियल बना देते हैं। बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त को ही वो वहाँ पर उसका फाउंडेशन स्टोन रख देते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 1922 में मुंगेर में किसान सभा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1922 में मुंगेर में किसान सभा ऑर्गेनाइज किया जाता है बाई मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्णा सिंह। ये सिंह है, सिन्हा है, ये बार बार आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है ना, श्री कृष्णा सिंह मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किसान सभा ऑर्गेनाइज की जाती है 1922 ईस्वी में। ठीक है ना। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती दोस्तों बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म करते हैं। देख लीजिए, टाइमलाइन याद रख लीजिए कि पहले मुंगेर में होगा 1922 में किसान सभा, मुंगेर में किसान सभा होगा मोहम्मद जुबैर कृष्णा सिंह के द्वारा 1922 में। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को फॉर्म किया जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए, 1936 में फिर सीधा ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हो जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट होंगे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके सेक्रेटरी होंगे एनजी रांगा, सेक्रेटरी होंगे एनजी रांगा। ठीक बात है। अब कुछ नाम जानिए। पंडित यमुना कारजी, पंडित यमुना कारजी और राहुल संकृत्यायन, पंडित यमुना कारजी और राहुल संकृत्यायन मिल करके एक हिंदी वीकली
ठीक है ना, साप्ताहिक शुरू करते हैं हिंदी में, जिसका नाम होता है हुंकार, ठीक है ना। हुंकार भरेंगे ये लोग किसके लिए, किसानों के लिए, पीजेंट के लिए, ठीक है ना। ये कब स्टार्ट होता है, 1940 में। तो हिंदी वीकली हुंकार वॉज स्टार्टेड इन 1940, किसके द्वारा, पंडित यमुना कारजी के द्वारा और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। राहुल सांकृत्यायन ने दोस्तों बहुत सारी किताब लिखी, जैसे गंगा से वोल्गा, वोल्गा से गंगा इत्यादि, ये सब आपको थोड़ा जानना चाहिए, ठीक है। अब वीमेन पार्टिसिपेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो जो ब्रज किशोर प्रसाद है, जिनका नाम आप पहले भी देख चुके हैं, तो ब्रज किशोर प्रसाद की 2 बेटियां होती है, विद्यावती और प्रभावती। अब वीमेन पार्टिसिपेशन कराना है तो सबसे पहले अपने ही घर की महिलाओं को प्रमोट करो, क्योंकि उनको नहीं पढ़ाओगे तो आप बड़ी बड़ी ज्ञान नहीं दे सकते हैं ना। तो ये अपनी दोनों पुत्रियों को, प्रभावती विद्यावती को काफ़ी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और प्रभावती का विवाह होता है जयप्रकाश नारायण से, ठीक है ना। और प्रभावती इस्टेब्लिश करती हैं पटना में महिला चरखा समिति। महिला चरखा समिति किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, प्रभावती के द्वारा। और प्रभावती को दोस्तों कस्तूरबा गांधी बुलाती भी हैं, कि जब यरवड़ा जेल में कस्तूरबा गांधी की तबीयत बहुत ख़राब होती है, तो कस्तूरबा रिक्वेस्ट करते हैं ब्रिटिश को कि प्रभावती को भेज दिया जाए मेरी सेवा करने के लिए। तो उनको भेजा भी जाता है, हालांकि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो प्रभावती को दोबारा भागलपुर जेल में डाल दिया जाता है। प्रभावती भी जेल में ही होती हैं भागलपुर में, तो उनको कस्तूरबा बुलाती हैं अपने पास यरवड़ा में, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये वापस भागलपुर जेल में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है पटना में 1919 में, ठीक है। और फिर दिसंबर में बिहार वीमेंस कॉन्फ्रेंस भी, फिर 1919 में ही दिसंबर में फिर बिहार वीमेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है। आइए दोस्तों, श्रीमती सावित्री देवी जी जो हैं, जो कि वाइफ ऑफ अवधेश नंदन सहाय हैं, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं और आगे चल करके पटना हाई कोर्ट की एक बहुत ही फेमस लॉयर बन जाती हैं। श्रीमती सावित्री देवी, फेमस लॉयर एट पटना हाई कोर्ट, ठीक है। एंड सी पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए, विंध्यवासिनी देवी जो है, जो कि वाइफ ऑफ मुंशी अंबिका चरण है, ठीक है, वो कांग्रेस की परमानेंट मेंबर बन जाती हैं। विंध्यवासिनी देवी बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और श्रीमती हसन इमाम दोस्तों, वो साइमन कमीशन के खिलाफ पार्टिसिपेट करते हैं, श्रीमती हसन इमाम, ठीक है। और रामानंद मित्रा, ये पुरुष हैं, ठीक है ना। तो रामानंद मित्रा जो है वो एजिटेशन लॉन्च करते हैं दोस्तों दरभंगा में, ये वेल सिस्टम, जो पर्दा प्रथा है ना, पर्दा प्रथा के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करते हैं दरभंगा में। कौन, रामानंद मित्रा, रामानंद मित्रा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है इन लेस देन 80 मिनट्स, ठीक है। अब इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। इसको 2 से 3 बार अगर आप देख जाते हैं बिफोर एग्जामिनेशन, तो नन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विल बी मिसिंग, ठीक है। आप आराम से उसको जो है एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस जो इस सेक्शन से आएंगे उसको एग्जाम में आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देखिए वॉइस की आज बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मुझे बेजोड़ खांसी और सर्दी है अभी, तो बार बार खांसी आ जा रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगू तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी बीच बीच में, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। बट उसके अलावा इसको एकदम फिल्टर करके बनाया गया है, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं और नॉन इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई है, ताकि ये लेक्चर एकदम टू द पॉइंट बन सके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग मेरे से टच में रह सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।